चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट और बीजेपी का एजेंट बन चुका है। मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं, उसके बाद ये खुलासा कर रहा हूं और जो रवैया है चुनाव आयोग का, अधिकारियों का, उससे साफ है कि एक एक सीट पर चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि जो जो बीजेपी को शिकस्त दे रहा है, हरा रहा है, उनको न तो परमिशन दिया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, चुनाव आयोग पूरी तरह से बिक चुका है और चुनाव आयोग पर इस देश के लोग भरोसा नहीं करते हैं। एक सर्वे से साफ हो गया था कि 74% लोग चुनाव आयोग को भरोसेमंद नहीं मानते हैं। सोचिए, मैं वैशाली का चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन वैशाली जिले में आपको परमिशन नहीं दिया जाता है, न लाउड स्पीकर का परमिशन, न नुक्कड़ सभा का परमिशन, और रोज टाल बटोल। लेकिन ये तो एक मामूली सी बात है। मैं बड़ी बात बता रहा हूं। मैं बहुजन एकता रैली का आयोजन करने के लिए आयोजक ढूंढ रहे हैं परमिशन के लिए, लेकिन वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। 5 दिनों से एसडीओ दौड़ा रहे हैं, उसके बाद परमिशन नहीं देते हैं। महिला अधिकारी दौड़ा रही हैं, परमिशन नहीं देती हैं। लेकिन सबसे असली खबर बता रहा हूं। वैशाली में क्या होगा ये बताऊंगा इस वीडियो में। देखते जाइए कि वैशाली में किस तरह से मुन्ना शुक्ला का कोई नाम लेने वाला नहीं है और बीना देवी को भगाया जा रहा है। वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की बेईमानी। बनारस में अंतिम चरण का चुनाव होगा। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है। क्यों न माना जाए कि जानबूझकर बनारस में अंतिम फेज का चुनाव हो रहा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में चुनाव प्रचार का मौका मिले। 7 चरणों में चुनाव है और इतना लंबा गैप है, और सोचिए बनारस में सबसे अंतिम चरण में चुनाव होगा। आपको अब भी शक नहीं होता है? सोचिए, 3 फेज के चुनाव में चुनाव आयोग 3 बार आंकड़ा जारी कर रहा है और हर बार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। कभी 60%, फिर 65%, फिर 66%। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज के चुनाव में 10-10 दिन बाद आंकड़े जारी होते हैं, 8-8 दिन बाद आंकड़े जारी होते हैं। तो इसे बेईमानी क्यों न माना जाए? ईवीएम को लेकर सबको पता है, वीवीपैट को लेकर सबको पता है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां तक कि सिंबल के अलॉटमेंट में भी बेईमानी होती है। वैशाली में बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है। जिस लाइन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, उसमें राष्ट्रीय दल के कैंडिडेट हूं मैं बीएसपी का, मेरा नंबर 3 कर दिया गया और क्षेत्रीय दल के नंबर 2 और 1 और 2 कर दिया गया और कहा गया कि अल्फाबेटिकल है। जिस कॉलम में राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का कैंडिडेट है, वहां अल्फाबेटिकल नाम से किया जा रहा है और निर्दलीय का भी नाम से किया जा रहा है। तो इस हद की बेईमानी चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से चूना आयोग बन चुका है और वो इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। मेरे जैसे उम्मीदवार को सोचिए किस तरह से परमिशन नहीं देना है, रोज लटकाना है, मैदान का परमिशन नहीं देना है। डीएम डराते हैं कि 5 लोग से ज़्यादा जुटिएगा तो केस हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में कोई, मेरे पास परमिशन की गाड़ी है, लेकिन अगर आपके साथ कोई काफिले में आ गया, उसकी गाड़ी में परमिशन नहीं है, जनता का क्या करें मैं? अगर मेरे साथ मेरे समर्थक आना चाहते तो उसका क्या करूँ? उस पर आप पर एफआईआर हो जाएगा। कहीं 5 लोगों ने, 10 लोगों ने बिना परमिशन के प्रचार कर लिया तो एफआईआर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जो रोड शो करते हैं उसमें सब परमिशन होता है क्या? जनता को भी परमिशन लेके आना है? तो एक से एक तिकरमबाजी। एक तो चुनावी प्रक्रिया को इतना महंगा कर दिया गया है, चुनावी फॉर्म को इतना महंगा कर दिया गया, सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। जानबूझकर लोगों के उम्मीदवारी रद्द किए जा रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवारी रद्द, सूरत में उम्मीदवारी रद्द, मध्य प्रदेश के खजुराहो में उम्मीदवारी रद्द, इंदौर में उम्मीदवारी रद्द। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और सोचिए, सबसे बड़ी बेईमानी की पराकाष्ठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में। आपको नहीं लगता है कि ये सारा शेड्यूल चुनाव आयोग नहीं, प्रधानमंत्री आयोग कर रहा है? क्या आपको ये कोइंसिडेंस लग रहा है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का चुनाव लास्ट फेज में हो रहा है? क्यों न माना जाए कि प्रधानमंत्री को पूरे देश में चुनाव प्रचार करने का मौका दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग सोचिए, समझिए। और मेरा चुनाव लड़ने का फैसला बिल्कुल सही है। एक तो जनता साथ है, पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति, उस पर बात करूंगा। लेकिन मैं जो सीख रहा हूं, इस देश के तमाम वो पत्रकार जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, और खासकर अगर वो दलित पिछड़े समाज से, तो उनको चुनाव लड़कर इनकी बारीकियों को और इनकी टेक्नोलॉजीज को भी समझना चाहिए, ताकि हम बहुजन समाज को बता सकें। लोकसभा का चुनाव लड़ना आसान है, विधानसभा का चुनाव उससे थोड़ा मुश्किल है, पंचायत का चुनाव और ज़्यादा मुश्किल है। तो कैसे चुनाव को पैसे का खेल बना दिया गया वो भी बताऊंगा। किस तरह से तमाम बहुजन उम्मीदवारों को डराया धमकाया जाता है वो भी बताऊंगा। और सोचिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ईवीएम पर पहले ही लोग भरोसा नहीं करते थे, वीवीपैट पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। अब जाकर जिस तरह से चुनाव की पूरी प्रक्रिया में बेईमानी होती है वो
सन्न कर देगा आपको। जो भी उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश ताकत रखता है या ऐसे लोगों के पर्चे रद्द किए जा रहे हैं जो बीजेपी का वोट काट रहा हो, जो बीजेपी के हरा रहा हो, ये सबसे। लेकिन वैशाली में मेरे साथ अलग हो रहा है। वैशाली में यहाँ मुन्ना शुक्ला का दबदबा है, जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, जो बाहुबली कहे जाते हैं, जो एक तो धन बली है। उनका ये वीडियो देखिए बीना देवी का। जाइए 5 साल बाद आइएगा, 5 साल बाद, 5 साल के पहले नहीं आइएगा गाँव में। जनता उनको भगा रही है। वैशाली लोकसभा की जनता का कहना है कि मैं बीना देवी जी से मिला ही नहीं हूँ। 5 साल से सांसद है, कोई उनका चेहरा नहीं जानता है। 2.5-3 करोड़ के फॉर्मेटिक मर्सिडीज में चलती हैं और जनता से बिल्कुल कटी हुई हैं। और यहाँ मुन्ना शुक्ला का दबदबा है और ये एकदम बाहुबल और धनबल के नाम पर है। तो बीना देवी कहीं रेस में नहीं है, जनता उनका नाम नहीं लेना चाहता है। हाँ, अगर आरजेडी इंडिया गठबंधन ने किसी दलित पिछड़े को टिकट दिया होता तो यकीन मानिए वो चुनाव जीत गया होता, क्योंकि वैशाली का चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड है। सोचिए, अशोक महतो को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है भूमिहार समाज के अनंत सिंह और ललन सिंह के द्वारा, उसका भी असर वैशाली पर पड़ेगा। और अब वैशाली के दलित पिछड़े यादव कुर्मी कुशवाहा सब एकजुट हो रहे हैं और पूरा चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड का है। तो वैशाली में एक भी बैकवर्ड उम्मीदवार नहीं है, ना इंडिया गठबंधन से, ना एनडीए से, तो उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है। बक्सर में इसी का फ़ायदा बीएसपी के अनिल पटेल को मिल रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड है। और वैशाली में तो नाम लेने वाला अब नहीं बच रहा है बीजेपी का तो कोई नाम भी नहीं लेना चाहता है। तो एकदम कन्फर्म मान लीजिए कि चुनाव आयोग के कितनी भी कोशिश के बाद कम से कम इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150 जाते जाते क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो ये तो भूल जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिवारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, मिली जुली सरकार बनेगी, ये हमसे लिख लीजिए, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अब मिली जुली सरकार में ये खतरा है कि जो सवर्ण समाज के लोग चुनाव जीत के जाएंगे वो अंतिम समय में बीजेपी के पास चले जाएंगे, इसकी गारंटी है। कोई नहीं कह सकता। ये हो सकता है कि सवर्ण समाज के लोग जैसे बीजेपी को वोट देते हैं, तमाम दलों के सवर्ण जीते हुए कैंडिडेट बीजेपी के साथ चले जाए संविधान बदलने के नाम पर। तो संविधान का खतरा उनसे है जो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये भी एक खतरा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है ये है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर तय किया कि जो नरेंद्र मोदी का चुनाव हो वो 8वें चरण में हो, ताकि 7 चरणों तक वो देश भर में प्रचार करें और अंतिम चरण में अपने बनारस में कैंप करें। इसका मतलब प्रधानमंत्री अपने चुनाव को लेकर भी डरे हुए हैं। तो पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और वैशाली तो उसका जीता जागता मिसाल बनेगा, वैशाली तो उसका एग्जाम्पल बनेगा। वैशाली में बीना देवी का कोई नाम नहीं लेना चाहते हैं और मुन्ना शुक्ला को लोग देखना नहीं चाहते हैं। उनकी छवि इतनी खराब है कि कोई वोट देना नहीं चाहता है। बीना देवी की तस्वीरें देखिए, उनको भगाया जा रहा है। वैशाली के बैकवर्ड एकजुट हैं, बहुजन एकजुट हैं और घर घर बिना जिस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, शानदार है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोगों ने जो भरोसा जीता है उस सबका भरोसा मोटा मोटी बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। 150 सीटें जाते जाते उनका बोरिया बिस्तर बन जाएगा, एक बात। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है सवर्ण समाज के लोग अंतिम समय पर पाला बदल सकते हैं और वो किसी पार्टी में हो, वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, आरएसएस की सरकार बनाने के लिए, आरएसएस की हॉबी लाभी होने के लिए वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जैसे तमाम दलों के सवर्ण नेता बीजेपी में तेजी से जा रहे हैं। जैसे बिहार में मुन्ना शुक्ला बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं जीतने के बाद, अगर जीत गए तो। उसी तरह से जैसे आनंद मोहन के बेटे ने अंत समय में आरजेडी को धोखा दिया, तो ये भी एक बड़ा खतरा है। लेकिन देश भर में बैकवर्ड समाज के लोग, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वो बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जहां जहां बैकवर्ड समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात और बता दूं, बीजेपी के भी जो लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं बिहार में, यूपी में, वो ज्यादातर वो लोग हैं जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं। तो 10 साल हम लोगों ने जो काम किया है सोशल जस्टिस को लेकर, सामाजिक आंदोलन को लेकर, उसका असर दिख रहा है। और उसी के दम पर मैं वैशाली में बहुजन एकता रैली होने जा रही है 19 मई को। अभी तक परमिशन नहीं दिया जा रहा है ग्राउंड का, लेकिन मिलेगा देर सवेर। लेकिन नहीं होगा तो रोड शो होगा। 19 मई को बहुजन एकता रैली है। देश भर के लोगों से निवेदन है कि आप उस रैली में शामिल होइए, जुटिए और बहुजनों को मजबूत कीजिए, बैकवर्ड को मजबूत कीजिए। और जब बैकवर्ड और बहुजन संसद में जीतेगा, संसद में उसकी आबादी 60% होगी, तभी आपका रोजी रोजगार, नौकरी, बिजनेस, पेशा, संविधान बच पाएगा।
तो दो बड़े खतरे हैं, एक तो बीजेपी जीतने नहीं जा रही है, दूसरा सवर्ण समाज के लोग जीतेंगे तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तीसरा चुनाव आयोग जो है वो जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, और पांचवा पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है और बीजेपी 150 पार कर जाए, वो भी चुनाव आयोग के बेईमानी की वजह से, नहीं तो वो भी संभव नहीं है। आप लोग हमारी आर्थिक मदद कीजिए और 19 मई की रैली के लेकर आप हमें मदद भी कीजिए, संपर्क भी कीजिए, आप हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, आपकी हर प्रतिक्रिया हमारी जरूरी है। और वैशाली के अगर आप हैं या आसपास के हैं तो 19 मई की रैली में आपका स्वागत है, 1-2 दिन में ही आपको ग्राउंड बता दिया जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।